अब हम आते हैं उस समय के समाज पर। उस समय का समाज कैसा था? 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जैसा आज भी हैं। तो ये वर्णों की शुरुआत और जाति प्रथा की का उदाहरण उस समय मिलता है, और इसकी जानकारी भी हमें वही कालिदास की पुस्तक से, वही विशाख दत्त की पुस्तक से, इंडिका से मिलती है। एक चीज़ तय थी कि उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी या जाति व्यवस्था थी, उसमें जाति या वर्ण के लोग अपना व्यवसाय बदल सकते थे। उच्च वर्ण या जाति के लोग निम्न वर्ण या जाति के कार्य करते थे, और इसी प्रकार निम्न वर्ग या जाति के लोग उच्च वर्ण के कार्य करते थे, और इसकी अनुमति थी, किसी तरह का उसमें बंधन नहीं था। यह बात इसलिए बताई जा रही है क्योंकि इसके बाद के काल में इस तरह के परिवर्तन की अनुमति समाप्त हो गई और जाति और कार्य बांध दिए गए। तो एक तरीके से सामाजिक व्यवस्था उदार थी। साथ ही उस समय बहुविवाह का प्रचलन था। पुरुष एक से ज़्यादा विवाह कर सकते थे, लेकिन महिलाएं नहीं कर सकती थी। यद्यपि महिलाओं को एक ही विवाह करने की अनुमति थी और पुरुष को ज़्यादा, फिर भी महिलाओं की स्थिति उस समय काफ़ी अच्छी थी। उन्हें बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। सती प्रथा का उदाहरण उस समय के अभिलेखों से मिलता है, और ऐसा माना जाता है कि शायद इस काल में पहली बार सती प्रथा का प्रारंभ हुआ। दास प्रथा का भी उदाहरण इसी काल में देखने को मिलता है। तो एक तरीके से कुछ बुराइयां, सामाजिक बुराइयों की शुरुआत भी हम इस काल में देख सकते हैं, यदि हम दास प्रथा और सती प्रथा की बात करें तो। दूसरा, वर्ण व्यवस्था तो थी, जाति प्रथा थी, लेकिन चांडाल जो एक वर्ग माना जाता था, इनको एक तरीके से निम्न दृष्टि से, हीन दृष्टि से देखा जाता था, और उनको ये आदेश था कि यदि वे कहीं जाते हैं तो अपने लकड़ी की आवाज़ करते रहें, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि चांडाल आ रहे हैं। शायद यही अछूत प्रथा की शुरुआत थी। तो सामाजिक व्यवस्था में कुछ गिरावट भी इस काल में हम देख सकते हैं। इस प्रकार समाज जो है वह एक तरीके से उन्नत तो था, जैसे मैंने बताया कि व्यवसाय में परिवर्तन की अनुमति थी, तो कुछ नए जोड़ इसमें समाज में जुड़ रहे थे, जो किसी तरीके से सामाजिक व्यवस्था में नए नए प्रभाव छोड़ते जा रहे थे। व्यापार और नगर विकास। इसके बाद हम आते हैं समाज, और समाज के बाद शिक्षा। समाज में जैसा मैंने बताया कि एक तरीके से प्रगतिशील समाज था, यद्यपि कुछ बुराइयां उस समय समाज में आनी प्रारंभ हो गई थी, लेकिन शिक्षा वहां पर इस काल में अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर थी। इस काल ने 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना देखी, वल्लभी और नालंदा। ये दोनों विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध थे, और इन विश्वविद्यालयों में बाहर से विदेशी विद्यार्थी आकर भी बहुत पढ़ाई करते थे। तक्षशिला हमने पूर्व में जाना है, अब यहाँ नालंदा और वल्लभी देखें। इस विश्वविद्यालय को चलाने के लिए करीब 200 ग्राम दान किए गए थे, और 200 ग्राम से होने वाली आय से ये विश्वविद्यालय चलते थे। साथ ही विद्यार्थियों की संख्या 10,000 से ऊपर थी। 800 कमरे थे, 11-12 हॉल थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय भी राजा, सम्राट किस प्रकार शिक्षा पर विशेष ध्यान देते थे। शिक्षकों को आचार्य या उपाध्याय कहकर बुलाया जाता था, और उनकी शिक्षा का ही ये असर था कि इस काल ने बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, चिंतक, संगीतकार आदि देखे। यदि हम उसकी सूची बनाएं तो बहुत सारे नाम सामने आएंगे। सबसे पहला कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्र आदि पुस्तकें लिखी। मैं पुनः दोहराता हूँ,
कालिदास जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, इसने कई पुस्तकें लिखी और ये पुस्तकें आज भी समाज पर अमिट छाप छोड़ गई हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्र, रघुवंश आदि। वराह मिहिर, विशाख दत्त इस समय के दूसरे साहित्यकार माने जाते हैं। भारवी एक तीसरा नाम है, और वात्स्यायन जिनकी काम सूत्र का मैं जिक्र पूर्व में कर चुका हूँ, ये लोग इसी काल में हुए। साहित्य के अलावा गणित के क्षेत्र में भी इस काल ने कुछ बड़े बड़े गणितज्ञ देखे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। 476 ईस्वी से 550 ईस्वी, यानी आज से लगभग 1800 वर्ष पूर्व आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। और अपने काल में उन्होंने इतनी खोजें की जो आज भी प्रामाणिक रूप से सही और सत्य मानी जाती हैं। उदाहरण के लिए पहला दशमलव पद्धति की शुरुआत जानकारी इन्होंने ही दी। दूसरा, पृथ्वी गोल है, इसकी कल्पना करने वाले आर्यभट्ट सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे। अन्यथा पहले माना जाता था कि पृथ्वी एक अंडाकार शेप में है। इन्होंने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, और धुरी पर घूमते हुए वो इस प्रकार घूमती है कि दिन और रात या ग्रहण का परिणाम इसी के कारण होता है। साथ ही दूसरी खोज जो उसने की वो थी ज्योमेट्री, क्षेत्रमिति और त्रिकोणमिति का एक तरीके से उन्होंने आविष्कार किया, इजाद किया। यानी ज्योमेट्री, क्षेत्रमिति और इसके वे पितामह माने जाते हैं, फाउंडर माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक आर्यभट्ट की आर्यभटिया। आर्यभट्ट की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है आर्यभटिया। और आज वर्तमान में इसी गणितज्ञ के नाम से हमारे देश की जो मिसाइल सिस्टम है उसमें आर्यभट्ट के नाम से भी मिसाइल है जो बहुत ताकतवर मानी जाती है। दूसरे जो उस समय के वैज्ञानिक गणितज्ञ थे वे थे वराह मिहिर। वराह मिहिर ने खगोल शास्त्री के रूप में पता लगाया कि किस प्रकार चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। पहले कुछ अन्य धारणाएं थी, पहले कुछ अन्य बात मानी जाती थी। इन्होंने साबित किया अपने खगोल विज्ञान की मदद से, अपने खगोल ज्ञान की मदद से कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है, और अपनी पुस्तक बृहत संहिता में उन्होंने यह साबित किया। और बृहत संहिता नाम की वराह मिहिर की पुस्तक बहुत प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है गणित के और खगोल के क्षेत्र में। तीसरे जो व्यक्ति उस समय के थे वे थे धन्वंतरी। जहाँ तक वराह मिहिर की बात है, एक बार बता दूं कि इनका जन्म तो मगध में हुआ था, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में ये उज्जैन जो उनकी राजधानी थी वहाँ आकर बस गए थे। अब हम आते हैं आपकी जानकारी में दिए जाने वाले अंतिम व्यक्ति का, धन्वंतरी, जो वैज्ञानिक थे। धन्वंतरी वैद्य थे, एक डॉक्टर थे, और उनके द्वारा की गई मानव विज्ञान, मानव शरीर विज्ञान की खोज और उन पर जो उन्होंने अपने निष्कर्ष निकाले हैं वे आज भी अत्यंत प्रामाणिक माने जाते हैं और उनका अध्ययन किया जाता है। तो वैद्य के रूप में धन्वंतरी ये भी उज्जैन आके बस गए थे। इसके बाद उस काल में धातु कला इतनी ज़्यादा परिपक्व थी, धातु बनाने की कला, कि उस काल में लगाया गया लौह स्तंभ जो महरौली दिल्ली में है, लौह स्तंभ जो महरौली दिल्ली में स्थापित है, करीब 25 फीट ऊंचा स्तंभ है। उसकी जो गोलाई है वो 16 इंच के आसपास है, यानी 1.5 फीट के आसपास है। और इतने पूर्व में बना हुआ यह स्तंभ जो 6 टन वजन का है, आज भी वह यथावत स्थित है और उसमें जंग नहीं लगा है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि खुले आकाश के नीचे हजारों वर्ष से रखा हुआ यह लोहे का स्तंभ बिना जंग के आज भी यथावत कैसे बना हुआ है। अब हम आते हैं अगले बिंदु पर, और वह है
इस काल में किए गए जो शिक्षा के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति हुई, इसका परिणाम कुछ अन्य क्षेत्रों में कैसे पड़ा। शिक्षा और विज्ञान की प्रगति यह उस काल की स्थापत्य कला में भी परिलक्षित होती है। जैसा बारंबार कहा जा रहा है, ये वे काल हैं जब स्थापत्य कला के नमूने उस काल के इतिहास की संरचना में, निर्माण में हमें बहुत मदद करते हैं। स्थापत्य कला में ये देखा गया कि गुप्त काल के अधिकतर जो भवन थे, शिलालेख थे, मूर्तियाँ थीं आदि, ये धार्मिक बिंदु पर केंद्रित थी। इनका जो आधार था वह धार्मिक था। जैसे मौर्य काल में बुद्ध बौद्धिक धर्म या अहिंसा के विचार एक आधार थे। गुप्त काल में धर्म के आसपास घूमते हुए विचार या मूर्तियां या प्रतिमाएं बनाई गई और मुख्य रूप से विष्णु की प्रतिमाएं बाहुल्य में इस काल में पाई गई। इस काल के सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है स्थापत्य कला का वह है अजंता एलोरा की गुफाएं। अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में स्थित हैं, ये गुफाएं कई कारणों से अत्यंत भिन्न हैं। अपनी गहराई, अपनी विशालता के कारण तो हैं ही, साथ ही देखा गया है कि वहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं, जो चीज़ें उकेरी गई हैं, जो पत्थरों को, पाषाणों को काट कर जो बनाया गया है, आज 1400 वर्ष के बाद भी उनके रंगों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। जो रंग उस काल में उपयोग किए गए, वे रंग इतने पक्के हैं कि आज भी वे वैसे ही बने हुए हैं। अजंता का विश्व इतिहास में भी एक स्थान हो गया है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसे एक हेरिटेज यानी धरोहर के रूप में, विश्व की संपत्ति के रूप में उसे घोषित किया है। उसे हेरिटेज या धरोहर माना है। यह एक बहुत बड़ी बात है। अजंता के अलावा उस काल में तांबे की प्रतिमा जो बिहार में मिली बड़ी विशालकाय है। साथ ही बुद्ध की प्रतिमा जो सारनाथ में है, यह भी उस समय की मूर्ति कला का एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। भवन, उस काल के भवनों पर नज़र डालें तो आप देखेंगे, या मंदिरों पर नज़र डालें तो आप देखेंगे कि उस काल के मंदिर पहली बार भवन के रूप में दिखाए गए। पूर्व में जो मंदिर होते थे वे केवल भगवान का गर्भगृह तक ही सीमित रहते थे। अब भवन के रूप में मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ और यह गुप्त काल से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। और ये शैली को, मंदिर बनाने की शैली को नागर शैली कहते हैं। दक्षिण भारत की शैली अलग है, पूर्व भारत की शैली अलग कहलाती है। यहाँ की शैली जो गुप्त काल में ज़्यादा प्रचलित हुई वह नागर शैली कहलाती है। देवगढ़ में जो मूर्ति मिली है और जो मंदिर मिला है वह ईंटों का है। देवगढ़ यानी झांसी के पास, झांसी उत्तर प्रदेश में, वहाँ देवगढ़ स्थान पर जो मंदिर मिला है वह ईंट का बना हुआ है। जबकि दूसरा मंदिर जो भितरगांव कानपुर में मिला है वह पत्थर का बना हुआ है। इससे हमें पता लगता है कि ईंट में बनी हुई मंदिरों का निर्माण, पत्थरों में बने हुए मंदिरों का निर्माण उस दौरान किया जाता था और इन मंदिरों में मूल रूप से विष्णु की प्रतिमा, विष्णु भगवान की प्रतिमा मिली है। इसके अतिरिक्त अन्य कई स्थानों पर विष्णु, शिव, पार्वती और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ मंदिर बनाए गए, जिसके अनेक उदाहरण हैं। सागर, जबलपुर, रायपुर के निकट सिरपुर और प्लस अन्य क्षेत्रों में जैसे सारनाथ में धामेरू स्तूप जो मिला है, उस स्तूप में बुद्ध को एक अलग रूप से दिखाया गया है। अंतिम बिंदु स्थापत्य कला को लेकर, राजगृह, बिहार का एक नगर, उस बिहार के नगर में जरासंध के दरबार का एक दृश्य, उसको लेकर एक मूर्ति बनाई गई है। वह दृश्य बहुत विहंगम दृश्य है और वह भी गुप्त काल की स्थापत्य कला की प्रगति का एक
स्पष्ट परिचायक है। जिस प्रकार स्थापत्य कला और साहित्य से हमें उस काल की काफ़ी जानकारी मिलती है, सिक्के भी उस काल के इतिहास की जानकारी देने में कहीं पीछे नहीं हैं। उस काल के सिक्के हमारे लिए अत्यधिक उपयोगी साबित हुए हैं। उदाहरण के लिए उस काल के जो सिक्के हैं, पहले हम जान लें कि वे भी आहत सिक्के होते थे, पंचमार्क होते थे, यानी उसमें निशान बना होता था और मूल रूप से मोर या अर्धचंद्र का चिन्ह उसमें लगाया जाता था। ऐसे सिक्कों का एक ढांचों और जिससे बनाए जाते थे ढांचे, उनका बंडल, उनका एक हिस्सा, 400 ऐसे ढांचे, सांचे हमें सागर के पास एक जगह से मिले हैं। उन सांचों में स्पष्ट है कि अर्धचंद्र या मोर का ठप्पा लगाकर ये सिक्के बनाए जाते थे। अब इन सिक्कों से जानकारियां हमें कैसे मिलती? उदाहरण के लिए इंडो ग्रीक जो सिक्के हैं, जो इंडो ग्रीक क्षेत्र से जो शासक आए थे, उन सिक्कों में हमें मूर्ति का नाम, मूर्ति या शासक का नाम पहली बार मिलता है, उसके पूर्व नहीं। लेकिन उसके बाद कुषाण काल में सोने के जो सिक्के आए, उनका आकार और वजन देखकर लगता है कि ये सिक्के ईरान और उस क्षेत्र की सभ्यता से प्रभावित है, क्योंकि उनका भी वजन और आकार लगभग वैसा ही है। यह इस बात का परिचायक है कि कुषाण वंश का व्यापार उस क्षेत्र से होता था। उसी प्रकार समुद्रगुप्त के काल के जो सिक्के मिलते हैं, उसमें समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त संगीत के एक संगीत उन्हें बहुत पसंद था, और साथ ही भगवान की फ़ोटो, विष्णु की फ़ोटो भी कई बार उसमें चित्र, विश्व का चित्र भी उसमें उकेरा गया है, जिससे परिलक्षित होता है कि समुद्रगुप्त धार्मिक प्रवृत्ति के थे। आरंभिक गुप्त सिक्के जो हैं, जो शुरू के काल के हैं, यानी चंद्रगुप्त एक और समुद्रगुप्त के प्रारंभ के काल के सिक्के, ये सोने के में अधिकतर बने हुए हैं और प्योर सोने के हैं, शुद्ध विशुद्ध सोने के हैं। यह इस बात की ओर इशारा करता है, इंगित करता है कि गुप्त का आरंभिक काल अत्यधिक धनी रहा होगा, बहुत ही आर्थिक दृष्टि से बहुत ही सक्षम काल रहा होगा। यह इस बात का परिचायक है। साथ ही अश्वमेध के पराक्रम को भी कई सिक्कों में दिखाया गया है। अश्वमेध यज्ञ करवाने का जो प्रक्रिया है या उसका जो पराक्रम है, उसके दृश्य को भी दिखाया गया है, जिससे समुद्रगुप्त की ही धार्मिक प्रवृत्ति की जानकारी मिलती है। अब विक्रमादित्य पर हम आते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय के सिक्के और समुद्रगुप्त के समय के सिक्कों में क्या अंतर है, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त के काल के जो सिक्के हैं, उसमें व्याघ्र का शिकार करते दिखाया गया, सिंह का नहीं। चूंकि सौराष्ट्र में सिंह अच्छी संख्या में पाए जाते हैं, बिना सिंह के सिक्के का होना, ना बिना सिंह के सिक्के मिलना, इस बात का परिचायक है कि समुद्रगुप्त ने सौराष्ट्र पर विजय नहीं पाई थी, इसीलिए वह सिंह से वाकिफ नहीं था और उसके सिक्कों में व्याघ्र ज़्यादा मिलता है। दूसरी ओर उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आया, उसके द्वारा उसके काल में बनाए गए सिक्कों में सिंह प्रचुर मात्रा में है। यह इस बात का परिचायक है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सौराष्ट्र पर अंततः विजय पाई थी, और जैसा मैंने पूर्व में बताया कि पश्चिम के क्षेत्र में जो 300 वर्ष से दूसरे शासक राज्य कर रहे थे, गुजरात आदि के क्षेत्र में, उसको पहली बार पराजित करने का श्रेय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को जाता है, और शायद इसी के बाद बनाए गए सिक्कों में उसने सिंह को प्रचुर स्थान दिया है। तो साथ ही शकाज जो बाहर से आए हुए थे, इन शकाओं के पराजित करने का परिचायक यह है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में बनाए गए बहुत से सिक्के चांदी के हैं, और चूंकि शका शासक चांदी के सिक्कों का बहुत उपयोग करते थे, यह इस बात का परिचायक है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने
शकाओं को पराजित किया होगा और उसके बाद उसने भी चांदी के सिक्के बनाने का निर्णय लिया होगा। इस तरह हम देखते हैं कि किस प्रकार स्थापत्य कला से, किस प्रकार मूर्ति कला से, किस प्रकार हमें सिक्कों से और साहित्यिक स्रोतों से उस काल की विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। अब हम इस अध्याय के अंतिम बिंदु पर, यानी भूमिदान और किसान। ऐसा माना जाता है कि उस काल में भूमिदान प्रचुर मात्रा में होता था और लोगों को दान क्यों दिया जाता था इनके कारण स्पष्ट नहीं है। अलग अलग वर्ग, अलग अलग इतिहासकारों का वर्ग अलग अलग विचार रखता है। कुछ इतिहासकारों का कहना था कि यह दान ब्राह्मणों को दिया जाता था एक धार्मिक प्रक्रिया के मातहत। कुछ इतिहासकारों का मत है कि यह दान शायद अपने वर्चस्व को, अपने प्रभाव को दिखाने के लिए दिया जाता था। तो इस प्रकार दान के कारणों पर इतिहासकार एक मत नहीं है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, जिसने अपनी बेटी का विवाह दक्षिण के राजा से, वाकाटका वंश के राजा से किया था, हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे अवशेष हैं जिससे स्पष्ट होता है कि एक रानी होने के नाते प्रभावती, जो वाकाटका वंश की रानी थी, उसने भी कुछ अनुदान ब्राह्मणों को दिया है और मूल रूप से यह अनुदान ब्राह्मणों को दिया जाता था, ऐसा इन अधिकतर अभिलेखों से दिखता है। जो समाज का उन्नत वर्ग माना जाता था, किसानों को भूमि दान भी दिया जाता था, जो उन्नत किसान थे, लेकिन उसके पीछे शायद ये उद्देश्य रहा होगा कि कृषि का विस्तार हो। उस समय के जो अनुदानों की या भूमि दानों की जो जानकारी है, यह हमें संस्कृत भाषा में लिखे हुए विभिन्न अभिलेखों से मिलती है और 7वीं शताब्दी आते आते हमें तेलुगु और तमिल भाषा में भी इन अनुदानों की जानकारी मिलती है। इस प्रकार गुप्त काल, मौर्य काल, कुषाण काल और गुप्त काल, ये दौर जो है करीब 800 वर्षों का, ये यहाँ समाप्त होता है।